अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। हमने यहाँ से छोड़ा था लॉन्ग टर्म ब्लड फ्लो रेगुलेशन। इसके साथ साथ इस वीडियो में मैं आपको ह्यूमरल कंट्रोल ऑफ सर्कुलेशन भी बताऊंगी। तो जब आर्टीरियल प्रेशर इंक्रीज होगा 100 मिलीलीटर ऑफ मर्करी टू 150 मिलीलीटर ऑफ मर्करी, तो टिश्यू ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा। टिश्यू ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा तो विद इन मिनट्स, विद इन सेकेंड्स एक्यूट कंट्रोल ऑफ द टिश्यू ब्लड फ्लो होगा। टिश्यू जो है वो ऑटो रेगुलेट कर देगा और ब्लड फ्लो टुवर्ड नॉर्मल आ जाएगा अ लिटिल बिट अबव नॉर्मल, यानी 15 to 20% अबव नॉर्मल होगा, लेकिन ज़्यादातर वो नॉर्मल के करीब होगा। लेकिन अगर आर्टीरियल प्रेशर, अब ये 150 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है ये कुछ दिनों के लिए, लेकिन अगर आर्टीरियल प्रेशर ज़्यादा अरसे के लिए, ज़्यादा डेज वीक्स के लिए ये हाई ही रहेगा, 150 मिलीमीटर ऑफ मर्करी ही रहेगा, तो फिर उसके लिए लॉन्ग टर्म रेगुलेशन इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग टर्म रेगुलेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है जब हमारे पास क्रॉनिक एक्टिविटी होती है या बहुत अरसे के लिए कॉन्स्टेंटली कोई वर्क परफॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल अगर किसी बंदे ने एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दी है और ऐसे ही क्रॉनिक किस्म की एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दी है और रेगुलर कर रहा है, तो उसके मसल्स का साइज़ इंक्रीज़ होगा, तो ऑफकोर्स उसको ब्लड वेजल्स भी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि उस मसल को ब्लड फ्लो ज़्यादा चाहिए होगा, ज़्यादा ब्लड फ्लो चाहिए होगा। तो इस कंडीशन में लॉन्ग टर्म रेगुलेशन इंपॉर्टेंस है। ये आवर्स, वीक्स और डेज़ के बाद ये डेवलप होता है। और इसमें क्या होता है, ब्लड वेजल्स का साइज़ इंक्रीज़ होता है, नंबर इंक्रीज़ होता है। कौन कौन सी ब्लड वेजल्स का? आर्टेरियोल्स और कैपिलरीज का। अब हमारे पास से इंपॉर्टेंट नेक्स्ट बात है कि रोल ऑफ ऑक्सीजन का मैंने आपको रोल बताया था एक्यूट कंट्रोल में। इसके साथ साथ ऑक्सीजन लॉन्ग टर्म रेगुलेशन में भी इंपॉर्टेंस है। लॉन्ग टर्म रेगुलेशन में इसकी ही इंपॉर्टेंस है। जब कॉन्स्टेंटली ऑक्सीजन इंक्रीज़ हो जाता है या कॉन्स्टेंटली ऑक्सीजन डिक्रीज होता है, कॉन्स्टेंटली आई हैव सेड दैट कॉन्स्टेंटली मीन्स दैट लॉन्ग टर्म के लिए, लाइक डेज, वीक्स, मंथ्स के लिए इंक्रीज़ हो जाता है, तब हमारे पास लॉन्ग टर्म रेगुलेशन में ऑक्सीजन का रोल होगा। ऑक्सीजन इफेक्ट करेगा। लाइक हाई एल्टीट्यूड में जहाँ पे ऑक्सीजन होता ही कम है, तो वहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनके टिश्यूज़ में वेस्कुलरिटी इंक्रीज़ होती है, उनकी ब्लड वेसल्स ज़्यादा होती हैं और आरबीसीज भी ज़्यादा होते हैं। और ऑक्सीजन फॉर एग्जांपल ये तो ऑक्सीजन की कमी का मैंने बताया है। जब ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाएगी, लाइक इन्फेंट्स को टेंट्स वगैरह पे रखते हैं, वहाँ पर ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है। तो जब ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी तो अपोजिट इफेक्ट होगा। ऑक्सीजन कम है तो वेजल्स ज़्यादा हो रही हैं, वेजल्स डेवलप हो रही हैं, न्यू वेजल्स बन रही हैं। लेकिन जब ऑक्सीजन ज़्यादा होगा तो वेजल्स कम होंगी, श्रिंक हो जाएंगी वेजल्स, देयर इज सेसेशन ऑफ द ब्लड वेजल्स, राइट, और डिग्रेडेशन हो जाएगी ब्लड वेसल्स की। अब यहाँ पे एक कंडीशन लिखी हुई है रेट्रोलेंटर फिब्रोप्लेजिया एक कंडीशन है। इसमें क्या होता है कि जब किसी भी आपने इन्फेंट को रखा हुआ है इन ऑक्सीजन टेंट में ऑफकोर्स देयर इज सेसेशन ऑफ द ब्लड वेजल्स, उनको उसकी सेसेशन होगी है, डिग्रेड होगी है ब्लड वेसल। उसके बाद टेंट से जब आप उसको बाहर लाते हो तो ऑक्सीजन, फिर टेंट्स में ऑक्सीजन ज़्यादा था टेंट में, लेकिन जब उसको आपने टेंट से बाहर निकाला है तो ऑक्सीजन सडनली कम हो जाता है। जब ऑक्सीजन कम होगा तो वेस्कुलरिटी ज़्यादा होगी, वेजल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। और बाज़ केसेस में क्या होता है कि रेटिनल वेजल्स इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि वो ब्लाइंडनेस काज कर देती हैं। उसको हम रेट्रोलेंटर फिब्रोप्लेजिया कहते हैं। वेस्कुलर ग्रोथ फैक्टर्स, इन्फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स, तो यहाँ पर 4 जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं मैंने मेंशन किए हुए हैं जो कि ब्लड वेसल्स बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक हमारे पास है वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, नेक्स्ट इज फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, हमारे पास है प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर एंड एंजियो। जिन्हें ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप एक दफ़ा देख लें, इसको सुन लें। इनहिबिटर्स जो कि ब्लड वेसल्स को इनहिबिट करते हैं, उनको नहीं बनने देते, उनमें हमारे पास स्टीरॉयड हार्मोन्स और दूसरा पेप्टाइड्स में हमारे पास एंजियोस्टेटिन है। ये बिल्कुल नहीं ब्लड वेसल्स को ये नहीं बनने देता, ब्लड वेसल्स की डिसोल्यूशन करवा देता है। इनहिबिटेड है ऑफ एंजियोजेनेसिस, ऑफकोर्स स्टैटिन इनहिबिटर है। एंडोस्टैटिन ये भी एंटी एंजियोजेनिक पेप्टाइड है और ये ड्राइव होता है फ्रॉम ब्रेकडाउन ऑफ कोलेजन टाइप 17। ठीक है, अब नेक्स्ट है ब्लड फ्लो रेगुलेशन बाय कोलेटरल सर्कुलेशन। कोलेटरल सर्कुलेशन हमारे पास तब होती है जब कोई भी वेजल है, आर्टरी है या वेन है, वो ब्लॉक होगी, आगे फॉर एग्जाम्पल ब्लॉक हो गए, तो कोलेटरल सर्कुलेशन यानी उसके साइड से कुछ ऐसा मैकेनिज्म, कुछ ऐसा प्रोसेस, ऐसा सर्कुलेशन होगी कि उस टिश्यू को ब्लड सप्लाई दी जाए तब कि वो टिश्यू डेड ना हो जाए। तो ये ऑफ कोर्स मैंने बता दिया कब होगा, व्हेन वेजल इज़ ब्लॉक्ड, तो न्यू वेस्कुलर चैनल्स डेवलप हो जाएंगे अराउंड द ब्लॉकेज के इर्द गिर्द नए वेस्कुलर चैनल्स डेवलप हो जाएंगे और रिसप्लाई करेंगे टू दैट टिश्यू। अब इसके 2 स्टेजेस होती हैं। एक फर्स्ट स्टेज स्टार्ट में क्या होता है कि जब हमारे पास आर्टरी ब्लॉक हुई है या वेन को भी ब्लॉक हुई है, तो सबसे पहले ये जो कोलेटरल लूप होगा ये डायलेट होगा, स्टार्ट में ये डायलेट होगा। लेकिन अगर क्रॉनिकली वो ब्लॉक ही है, लाइक थ्रोम्बोसिस में, किसी और केस में वो कॉन्स्टेंटली ब्लॉक ही है, तो क्रॉनिकली इसका इफेक्ट क्या होगा, ग्रोथ एंड एनलार्जमेंट ऑफ न्यू वेजल्स, उसमें से कोलेटरल सर्कुलेशन में से नई वेजल्स वगैरह बनेंगी तब के ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड सप्लाई हो सके, कंप्लीट जितना उस टिश्यू को चाहिए उतना ब्लड सप्लाई हो सके कोलेटरल सर्कुलेशन के जरिए। नेक्स्ट है वेस्कुलर रिमॉडलिंग भी ऑफकोर्स क्रॉनिक चेंजेस की वजह से होती है, क्रॉनिक चेंजेस इन ब्लड फ्लो की वजह से भी और ब्लड प्रेशर की वजह से भी। अब यहाँ पे मैंने डिफरेंट टर्म्स
मेंशन की हुई हैं इन टर्म्स के बारे में आपको जल्दी बता देती हूँ। इसमें से इतना आता नहीं है लेकिन आप फिर भी इसको देख लें, ज़्यादा ये ह्यूमरल कंट्रोल ऑफ सर्कुलेशन में से आता है। फर्स्ट इज़ इनवर्ड ऑटोट्रॉफिक रीमॉडलिंग। इसमें क्या होता है कि जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता है तो स्मॉल वेजल्स लाइक आर्टरीज होगी, आर्टेरियोल्स होगी, तो वो उनमें उनकी थिकनेस कम हो जाती है, वो अंदर की तरफ चली जाती है लाइक दिस काइंड ऑफ इनवर्ड ऑटोट्रॉफिक। इनवर्ड मीन्स अंदर की तरफ चली जाती हैं, उन श्रिंक हो जाती है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, तो इनवर्ड ऑटोट्रॉफिक रिमॉडलिंग उसको बोलते हैं। हाइपोट्रॉफिक रिमॉडलिंग ये होता है कि जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है तो लार्ज आर्टरीज वो कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं करती बल्कि उनका एरिया, उनकी थिकनेस ज़्यादा हो जाती है, डायमीटर सेम रहता है। ये हमारे पास अगर आप इसको डायग्राम को देखिए मैंने ल्यूमेन बनाया है, इसके आर्टरी के अंदर का है और ये उसकी वेजल्स, उसकी वॉल्स है, तो वॉल्स की थिकनेस ज़्यादा हो जाती है और वॉल्स का एरिया ज़्यादा हो जाता है जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता है लार्ज आर्टरीज में। स्मॉल आर्टरीज में क्या होता है कि स्मॉल आर्टरीज कॉन्स्ट्रिक्ट कर देती हैं, जैसे मैंने जहाँ पर बताया उसको हम इनवर्ड ऑटोट्रॉफिक रिमॉडलिंग कहते हैं। और हाइपोट्रॉफिक रिमॉडलिंग इसको कहते हैं जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता है तो लार्ज वेजल्स जो हैं उनका एरिया, उनकी थिकनेस ज़्यादा हो जाती है। आउटवर्ड रिमॉडलिंग ये होता है कि जब ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो जाता है। यहाँ पे ब्लड प्रेशर की बात हो रही है, यहाँ पे ब्लड फ्लो की बात हो रही है, ठीक है। ये आपने ये इसको सही से देखें, ब्लड फ्लो जब ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है तो हमारे पास ये ल्यूमेन का जो ये है डायमीटर इंक्रीज़ हो जाता है और साथ में एरिया इंक्रीज़ हो जाता है। देयर इज़ नो इफेक्ट ऑन द थिकनेस इन आउटवर्ड रिमॉडलिंग। आउटवर्ड रिमॉडलिंग में थिकनेस पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता। ऑफकोर्स थिकनेस आप ये याद कर लें कि थिकनेस इज रिलेटेड टू प्रेशर। व्हेन देयर इज इंक्रीज इन प्रेशर तब हमारे पास थिकनेस पे इफेक्ट होगा। अब यहाँ पे प्रेशर की कोई बात नहीं है, यहाँ पे ब्लड फ्लो की बात हो रही है, तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पे डायमीटर इंक्रीज होगा आउटवर्ड रिमॉडलिंग में। और आउटवर्ड हाइपोट्रोफिक रिमॉडलिंग में ये होगा कि थिकनेस भी इंक्रीज़ होगी, साथ में उसका डायमीटर भी इंक्रीज़ होगा। अब दोनों आउटवर्ड मीन्स के ब्लड फ्लो भी इंक्रीज़ हो रहा है, हाइपोट्रोफिक मीन्स के ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज़ हो रहा है, ब्लड फ्लो भी इंक्रीज़ हो रहा है। ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होगा तो डायमीटर इंक्रीज़ होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो थिकनेस इंक्रीज़ होगी, तो सारी चीज़ें इंक्रीज़ हो रही है। नेक्स्ट है ह्यूमरल कंट्रोल ऑफ सर्कुलेशन। जल्दी आपको बता देती हूँ। वैसे कॉन्स्ट्रिक्टेड सब्सटेंसेस, वैसे डायरेक्टेड सब्सटेंसेस। वैसे कॉन्स्ट्रिक्टेड सब्सटेंसेस में नॉरएपिनेफ्रिन आ जाता है और एपिनेफ्रिन आ जाता है। नॉरएपिनेफ्रिन भी मोर पावरफुल वैसे कॉन्स्ट्रिक्टेड सब्सटेंसेस है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम नॉरएपिनेफ्रिन को रिलीज़ करता है और दो किस्म के इफेक्ट होते हैं। एक डायरेक्ट इफेक्ट में ये होता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम अपनी नर्व एंडिंग से सिक्रीट करवाता है, एट द एंडिंग नर्व एंडिंग्स पे सिक्रीट करता है नॉरएपिनेफ्रिन और वो जाके वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है, साथ में हार्ट रेट को भी इंक्रीज़ करवाता है। और इनडायरेक्ट इफेक्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ये होता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम एड्रिनल मेड्यूलो को से सिक्रीट करवाता है नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, फिर वो जाके वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करवाते हैं। एपिनेफ्रिन भी वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है, लेकिन सम कुछ डिशेज़ में वेजो डायलेशन भी करवा देता है। एग्जाम्पल यहाँ पे आपकी बुक पे जो दी हुई है वो कॉर्नरी वेजल्स की दी हुई है कि उनको डायलेट करवाता है, डायलेशन भी करवाता है, लेकिन वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन भी सम डिशेज़ में करवाता है। लेकिन ये इट इज़ अ प्योर वैसो कॉन्स्ट्रिक्टेड सब्सटेंस एंड वैसो कॉन्स्ट्रिक्टेड हार्मोन, दीज आर द हार्मोन्स। एंजियोटेंसिन 2 ये भी पावरफुल वैसो कॉन्स्ट्रिक्टेड सब्सटेंस है और ये एक तो पावरफुल वैसो कॉन्स्ट्रिक्टेड सब्सटेंस है। सेकंड इसका इफेक्ट ये है कि ये मेड किडनी टू एक्सक्रीट लेस सोडियम और एंड वाटर, यानी किडनी में ये ऐसा कुछ करवाता है, ऐसे उसकी वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं, उसकी रीअब्जॉर्प्शन को ज़्यादा बढ़ा देता है तब कि कम से कम सोडियम और वाटर एक्सक्रीट हो जाए। नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ आर्टेरियल प्रेशर, जो कि मैं अगले चैप्टर्स में बताने वाली हूँ कि रेगुलेशन ऑफ आर्टेरियल प्रेशर में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। वैसोप्रेसिन हमारे पास है, इसको एंटी डायरेटिक हार्मोन भी कहते हैं। इट इज़ आल्सो पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर, ये एंजियोटेंसिन से भी ज़्यादा पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है और ये कहाँ पे बनता है, ये नर्व सेल्स ऑफ हाइपोथैलेमस इन द ब्रेन में बनता है और फिर वहाँ से ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में जाता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से आगे ये फिर ब्लड में ये हार्मोन रिलीज़ होता है, इट इज़ आल्सो हार्मोन। एंड इसका फंक्शन वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर के अलावा इसका जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इट रीअब्जॉर्ब्स वाटर फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल्स। आगे मैं नेक्स्ट बताती हूँ।